कितना विशाल पहाड़ रुका है और ऊपर से गिरा है पत्थर। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो सब कुछ तहस नहस कर देती हैं। देख सकते हैं ये है डेंजर जोन बद्रीनाथ रूट पे। और देखिए यहाँ से बस सिंगल गाड़ी निकल सकती है। मैं हूँ सोनप्रयाग में केदारनाथ धाम का बेस कैंप। यहाँ से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है। अगर आप सोनप्रयाग से मतलब केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हैं तो उसकी रोड कंडीशंस क्या हैं, 2026 में कैसी कंडीशंस आपको मिलेंगी और क्या क्या फैसिलिटीज़ रास्ते में आपको मिलने वाली हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। तो दोस्तों यात्रा की शुरुआत कर दी है सोनप्रयाग से और आज का जो हमारा सफ़र होने वाला है वो लगभग 220 किलोमीटर का होने वाला है। वैसे रास्तों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बद्रीनाथ धाम जाने के लिए 2 रास्ते हैं। अगर आप कभी गूगल मैप डालेंगे तो आपको 2 रास्ते शो करेगा। एक वाया ऊखीमठ तुंगनाथ होते हुए गोपेश्वर जाकर निकलेगा, जबकि दूसरा रास्ता है रुद्रप्रयाग होते हुए। ऊखीमठ तुंगनाथ वाला जो रास्ता है वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बद्रीनाथ धाम की इस पवित्र यात्रा को वाया रुद्रप्रयाग होकर ही करें, क्योंकि ऊखीमठ तुंगनाथ वाला रास्ता संकरा होने के साथ ही खतरनाक भी है और यात्रा के समय भारी भीड़ होती है और 2 गाड़ियां भी आमने सामने से आ जाती है तो बड़ी परेशानी होती है। अभी मैंने सोनप्रयाग और सीतापुर को क्रॉस कर दिया है और पहुंच गया हूं रामपुर की इस पहाड़ी लैंडस्लाइड जोन के पास में। देखिए काफ़ी परेशान करने वाली जगह है, हालांकि काम लगातार जारी है, फिर भी यात्रा के दौरान यहाँ पर आपको जाम देखने के लिए मिलेगा और मानसून में काफ़ी परेशानी आपको होगी। वैसे मैं आपको बता दूँ, जो सोनप्रयाग है और सीतापुर है वहाँ पर जो पैदल यात्री है मैक्सिमम वो स्टे बनाते हैं। यहाँ से आगे रामपुर है, सिरसी है, फाटा है, ये वो स्थान है जहाँ पर हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्री स्टे बनाते हैं। देखिए अभी मैं रामपुर को क्रॉस कर रहा हूँ। रामपुर में भी देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में होटल्स हैं, होम स्टेज हैं, रेस्टोरेंट हैं। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे रोड कंडीशन आप देख सकते हैं, रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। देखिए कहीं कहीं पर संकरा रोड आपको मिलने वाला है, जो कि परेशानी का सबब बनता है हर एक साल। यहाँ पर जाम का सामना आपको करना पड़ेगा। वैसे 2025 की तुलना में कहा जाए तो केदारनाथ धाम का जो रास्ता है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है। अभी मैं पहुँच गया हूँ सिरसी। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी मार्केट है, होटल्स हैं, धर्मशाला हैं, गेस्ट हाउस हैं। सिरसी से भी हेलीकॉप्टर सर्विस आपको मिलती है केदारनाथ धाम के लिए। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले मैक्सिमम यात्री इसी स्थान पर रुकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कुछ पैचेस हैं सिरसी और फाटा के बीच में जहां पर आपको थोड़ी सी समस्या होगी, जहां पर जाम का भी सामना करना पड़ेगा। यहां से फाटा का कुछ एरिया है वो शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे होटल हैं। फाटा से भी बहुत बड़ी संख्या में हेली है जो केदारनाथ धाम के लिए रूटीन ट्रिप देते हैं। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्री भी फाटा के आसपास रुकते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे खुमेरा गांव के आसपास भी स्लाइडिंग जोन बनी हुई है, हालांकि मैक्सिमम एरिया रिपेयर कर लिया गया है। तो दोस्तों 2026 पे मैंने आपको पूरे 4 धामों का रूट दिखा दिया है। पहले भी अनेक वीडियो मैंने डाली हैं। कल भी मैंने वीडियो डाली थी गंगोत्री से केदारनाथ धाम की, पूरा रूट मैंने आपको दिखाया था। अगर आप भी 2026 में यात्रा करने वाले हैं तो उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। देखिए ये है खुमेरा गाँव की पहली जो लैंडस्लाइड जोन है, स्लाइडिंग जोन है। यहाँ पर आपको भारी परेशानी होने वाली है, हालाँकि मशीनें लगातार काम कर रही हैं। ज़्यादातर जो एरिया है ना वो क्लियर कर लिया जाएगा। देखिए ये दूसरी लैंडस्लाइड जोन है, अगल बगल ही है। खुमेरा गांव का ये सीन आप देख रहे हैं। वैसे ओवरऑल कहा जाए 2025 से रोड की कंडीशन काफ़ी बेटर है। 2-3 लैंडस्लाइड को छोड़ दिया जाए तो बाकी रास्ता काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों अभी मैं गुप्त काशी पहुंच रहा हूं। देखिए यहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो स्टे बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से भी जो हेली सर्विस है वो मिलती है। और गुप्त काशी में स्टे बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि देखिए आपको भीड़ भाड़ से जो परेशानी होती है वो बच जाती है, क्योंकि गुप्त काशी से आगे का जो रास्ता है कहीं संकरा है, कहीं आपको भारी जाम का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी मैं कुंड पहुंच गया हूं। देखिए इस ब्रिज को पार करेंगे, अगर आप लेफ्ट चले जाएंगे तो बद्रीनाथ जाने का जो फर्स्ट मार्ग मैंने बताया था ऊखीमठ तुंगनाथ गोपेश्वर होते हुए जाता है। ये रास्ता बहुत पतला है,
तो इस रास्ते से आप ना जाएं। अगर आप परफेक्ट ड्राइवर हैं तभी आप इस रास्ते को लें, अदरवाइज जो रास्ते को मैं जा रहा हूँ रुद्रप्रयाग होते हुए, इसी रास्ते से आप जाएं। अभी मैंने राइट टर्न ले लिया है और देखिए जैसे ही आप कुंड से आगे की ओर आएंगे तो ये भारी स्लाइडिंग जोन है, भारी स्लाइडिंग जोन है और यहाँ पर जाम भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ भारी परेशानी होगी। अगर 2026 में मानसून के समय यात्रा रुकी तो इसी स्थान पर रुकेगी, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कहीं रास्ते ख़राब हैं, हर जगह रास्ते बेटर हैं। तो दोस्तों अगस्त्यमुनि पहुंच गया हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगस्त्यमुनि एक बड़ी नगर पालिका है और यहां पर आपके रहने खाने की अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है और यहां पर आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाता है। अगर सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग के रास्ते की बात करूं, 2-3 स्लाइडिंग जोन को छोड़ दिया जाए तो बाकी रास्ता एक नंबर है और रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हुआ तो आप सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग मात्र 1.5 घंटे में भी पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों तिलवाड़ा पहुंच गया हूं, यहां पर भी आपके रहने खाने की अच्छी फैसिलिटी हो जाएगी। वैसे केदारनाथ का रास्ता हो या फिर बद्रीनाथ का रास्ता, देखिए रास्ते में जो छोटे छोटे गांव पड़ते हैं ना, वहाँ पर भी आपके अच्छे रहने खाने की फैसिलिटी मिलती है। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं पहुंच गया हूँ रुद्रप्रयाग। मेरे लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे ये जो टनल है, ये बाईपास टनल बनाई जा रही है। टनल तो बनकर तैयार है लेकिन आगे का जो बाईपास ब्रिज है वो बनकर तैयार नहीं है। ऐसे में हमें वापस रुद्रप्रयाग शहर से ही होकर जाना होगा। दोस्तों कई कमेंट हमारे पास आते हैं ईवी चार्जिंग फैसिलिटी के लिए। देखिए अगर आप इलेक्ट्रिक कार से चारधाम की यात्रा करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ जो GMVN के गेस्ट हाउस हैं उन्हीं में आपको ईवी चार्जिंग फैसिलिटी मिलती है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं रुद्रप्रयाग शहर। रुद्रप्रयाग एक डिस्ट्रिक्ट भी है जिसके अंदर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम आते हैं। बड़ा शहर है तो यहाँ पर अच्छी रहने खाने की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। पेट्रोल पंप भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और ईवी चार्जिंग फैसिलिटी यहाँ के जो GMVN गेस्ट हाउस है वहाँ पर मिल जाती है। तो रुद्रप्रयाग को पार किया है। देखिए मेरे लेफ्ट साइड में जो ब्रिज देख रहे हैं ना, ये ब्रिज कनेक्टेड है उसी टनल से। जब ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तो 2027 से मुझे लगता है कि यात्रा इसी मार्ग से होने वाली है। रुद्रप्रयाग आप पूरा बाईपास करके आगे की ओर निकल जाएंगे। बाकी रोड कंडीशन की बात की जाए तो देखिए चाहे केदारनाथ के रास्ते हों चाहे बद्रीनाथ के, वैसे ये तो देखिए नेशनल हाईवे 7 है तो इसके रास्ते बहुत अच्छे हैं, चौड़े भी हैं तो आपको ज़्यादा समस्या होगी नहीं। वैसे कुछ पैचेस बने हुए हैं जहाँ पर स्लाइडिंग जोन है, वो पिछले 3-4 साल से लगातार परेशानी का सबब बने हुए हैं। तो दोस्तों अभी मैंने धौलतीर को क्रॉस कर दिया है, अभी नगरासू पहुंचने वाला हूं। रोड कंडीशन देख लीजिए, बहुत अच्छी रोड कंडीशन है यहाँ पर। बाकी बात कर ली जाए खाने की, काफ़ी कमेंट हमारे पास आ रहे थे कि खाना महंगा तो नहीं हो गया है। देखिए उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान आपको खाने की महंगाई का सामना बिल्कुल भी नहीं करना होगा। तो दोस्तों नगरासू से आगे जैसे ही मैं निकलता हूँ, देखिए ये स्लाइडिंग जोन है। देखिए गोचर से पहले के दृश्य आप देख रहे हैं। गोचर से पहले ये जो हिस्सा है ना आपको परेशान करेगा। सिंगल रास्ता है तो यहाँ पर आपको जाम का भी सामना करना पड़ेगा। देखिए ऐसे ऐसे कुछ दृश्य आपको देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पर आपको भारी परेशानी होने वाली है। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं गोचर पहुँच गया हूँ। देख सकते हैं गोचर में बहुत बड़ी मार्केट है। तो देखिए ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक समतल एरिया है। यहाँ पर एक हवाई पट्टी भी बनाई गई है जिसका इस्तेमाल आपातकाल के दौरान किया जाता है। गोचर से आगे भी अगर बात रोड कंडीशन की जाए तो देखिए जगह जगह ये स्लाइडिंग जोन बनी हुई हैं। हालांकि जितने भी पहाड़ हैं मैक्सिमम का ट्रीटमेंट हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी पैसेज बने हुए हैं जो 2025 में भारी बारिश या फिर जो लैंडस्लाइड हुई थी उसके बाद डिस्टर्ब हुए थे। अभी भी देखिए इनका रिपेयर किया जा रहा है। हालांकि कुछ जगह नए नए पुल भी बनाए जा रहे हैं, देख सकते हैं। वैसे कुल मिलाकर कहा जाए 95% जो रास्ता है वो एकदम से ओके है, बहुत अच्छा है। कुछ ही जगह जो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप सोनप्रयाग से इस रास्ते से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो मैक्सिमम 5 से 6 घंटे में आप बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं कर्णप्रयाग 3 नंबर का पवित्र संगम है। यहाँ पर अलकनंदा और पिंडारी नदी संगम करती हैं। कर्णप्रयाग को कर्ण की तपस्थली के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ पर आपके रहने खाने की अच्छी फैसिलिटी हो जाती है। पेट्रोल पंप भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट है, जो आने वाले 2028 में रेलगाड़ी चला करेंगी, तो उसका लास्ट स्टॉपेज कर्णप्रयाग ही होने वाला है। तो 2028 के बाद आप रेलगाड़ी के माध्यम से कर्णप्रयाग तक की यात्रा भी कर लेंगे। कर्णप्रयाग के बाद भी आपको एक दो छोटे छोटे पैसेज मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा समस्या नहीं है। कर्णप्रयाग से लेकर नंदप्रयाग का रास्ता सबसे अच्छा है और आप कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग तक मात्र 20 से 25 मिनट में बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। देख सकते हैं रोड कंडीशन। दोस्तों, अगर आप तुंगनाथ ऊखीमठ होते हुए आते हैं तो वो रास्ता बहुत छोटा है और मैं आपको बता दूं 100 किलोमीटर आपको यात्रा करने में बहुत बड़ी परेशानी होगी। इसलिए मैं बार बार आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप केदारनाथ से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करें तो देखिए इसी रास्ते से करें, रुद्रप्रयाग होते हुए करें, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आपका समय भी 3 से 4 घंटे तक बच जाएगा। अभी मैं नंदप्रयाग पहुँच गया हूँ। नंदप्रयाग में भी एक छोटी सी मार्केट है जहाँ पर आपके रहने खाने की फैसिलिटी हो जाती है। नंदप्रयाग भी दूसरे नंबर का पवित्र प्रयाग है। यहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी नदी संगम करती हैं। दोस्तों, नंदप्रयाग के बाद ये है वो स्लाइडिंग जोन जो पिछले 3-4 साल से बड़ी समस्या का कारण बनी हुई है और इसी स्थान से बद्रीनाथ धाम की यात्रा कई बार रुक गई है। तो पिछले साल भी लगभग 1 हफ्ते तक इसी स्थान से यात्रा रुकी रही थी। अभी के दृश्य आप देख सकते हैं, हालात एकदम से नॉर्मल हैं, लेकिन पहाड़ों से पत्थर ज़रूर आएंगे। जब भारी बारिश होगी तब यहाँ पर रास्ता फिर से गड़बड़ होगा, लेकिन अप्रैल और मई के महीने में यात्रा बड़े आराम से चलेगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैं चमोली गोपेश्वर नगर पालिका में पहुंच रहा हूं। इस रास्ते की कंडीशन और भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखिए ये जो रास्ता है ना बीआरओ के अंडर आता है, बॉर्डर तक ये रास्ता जाता है, इसलिए इस रास्ते की कंडीशन बहुत अच्छी है। जगह जगह लैंडस्लाइड जोन है, वो देखिए वो तो नेचुरल कारण है। अभी देखिए मैं पहुंच गया हूं चमोली। यहीं से तुंगनाथ होते हुए जो रास्ता है केदारनाथ धाम के लिए जाता है। कह सकते हैं केदारनाथ धाम से अगर आप तुंगनाथ होते हुए आते हैं तो यहीं पर आकर रास्ता मिलता है। यहाँ से आगे वो इसी रास्ते से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करेंगे। बाकी बात मैं आपको पेट्रोल पंप की बता रहा था कि इस रास्ते में 15-20 किलोमीटर के अंतर पर आपको पेट्रोल पंप मिलते रहेंगे। पेट्रोल की कोई समस्या नहीं है पहाड़ों में। अभी यहाँ से पीपलकोटी मात्र 10 किलोमीटर बचा है और रास्ता देखिए आप, एक नंबर रास्ता है। तो दोस्तों, अभी मैं पीपलकोटी पहुँच गया हूँ। पीपलकोटी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में बसा एक सुंदर सा नगर पालिका परिषद है। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी संख्या में स्टे ऑप्शन मिल जाते हैं। आश्रम भी हैं, धर्मशालाएं भी हैं, होटल भी हैं, रिजॉर्ट भी हैं और मैक्सिमम ट्रैवल एजेंसियां बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान अपना स्टे पीपलकोटी में ही रखती हैं, क्योंकि यहाँ से बद्रीनाथ धाम की दूरी मात्र 80 किलोमीटर है। क्योंकि पीपलकोटी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं और महंगाई भी ज़्यादा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्थान सबसे सुरक्षित है। यहाँ पर कोई लैंडस्लाइड का खतरा नहीं है, ना ही किसी बाढ़ का खतरा है। लेकिन जैसे ही पीपलकोटी से आगे निकलेंगे, देखिए ये जो लैंडस्लाइड जोन है पिछले 3-4 साल से बनी हुई है, इस साल भी ये परेशानी का सबब बनने वाली है। लगभग 500 मीटर का जो एरिया है वो पूरा बाधित है और बड़ी लैंडस्लाइड जोन यहाँ पर बनी हुई है। कह सकते हैं कि मानसून से पहले का जो समय है यात्रा का वो बड़ा ही अच्छा रहने वाला, लेकिन मानसून के बाद का समय या फिर मानसून का समय बड़ा ही खतरे से भरा रहेगा। तो अभी भी स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर देखिए एक एक करके गाड़ियाँ आगे की ओर मूवमेंट कर रही हैं। देखिए बहुत बड़ा पैच है, लगातार मशीनें यहाँ पर कार्य कर रही हैं, लेकिन ये पैच मुझे नहीं लगता कि रिपेयर हो पाएगा। पाताल गंगा से पहले भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक बड़ी स्लाइडिंग जोन बनी हुई है। देखिए ये भी बड़ा ही खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। एक एक करके गाड़ियाँ आगे की ओर मूवमेंट कर रही हैं। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं पीपलकोटी से आगे के जो रास्ते हैं बड़े ही खतरनाक हैं।
हर जगह अगर आप देखेंगे तो यही मलबा या फिर मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। और देखिए रास्ता कितना संकरा है। यहाँ पर जाम की तो समस्या रहेगी ही रहेगी, बाकी मानसून में बड़ी परेशानी यहाँ पर होगी। तो अभी मैं पाताल गंगा टनल के पास पहुँच रहा हूँ, लेकिन उससे पहले भी देखिए जो एक छोटा सा गांव है और यहाँ पर देखिए कितना भारी स्लाइडिंग जोन, कितना ज़्यादा मलबा देखिए सड़क पर पड़ा हुआ है। कहा जाए सिर्फ केदारनाथ के जो रास्ते हैं वो सबसे अच्छे हैं, बाकी चाहे यमुनोत्री धाम के रास्ते हों, चाहे गंगोत्री धाम के रास्ते, चाहे बद्रीनाथ धाम के रास्ते आप देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक होकर रखे हुए हैं। देखिए अभी पाताल गंगा की जो टनल है इसको मैं पार कर रहा हूँ और इस टनल के बाद भी वही हालात और वही दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए पीपल कोटी से लेकर जो हेलंग विलेज है वहाँ तक रास्तों के हालात बेहद नाजुक हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं हेलंग विलेज पहुँचने वाला हूँ और यहाँ पर रास्ता अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा संकरा हो गया है। देखिए दोस्तों हेलंग विलेज आ गया है। यहाँ से जोशीमठ के लिए सीधी चढ़ाई है और लगभग 11 किलोमीटर जोशीमठ पड़ता है। तो दोस्तों अभी मैं जोशीमठ पहुंच गया हूं। यहाँ से रास्ते औली के लिए कटते हैं जो कि एक स्कीइंग स्टेशन है, हिल स्टेशन है जहां पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। जोशीमठ बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट नाइट स्टे करते हैं, रुकते हैं। यहाँ से बद्रीनाथ धाम की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है जो आप मात्र 1 से 1.5 घंटे में पूरा कर लेते हैं। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। बात की जाए जोशीमठ की, जोशीमठ में नरसिंह भगवान का पवित्र मंदिर है और शीतकाल में बद्री नारायण की पूजा इसी मंदिर में होती है। तो दोस्तों जोशीमठ का एकमात्र पेट्रोल पंप है, यहाँ से आप पेट्रोल फिल करा लें अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। वैसे तो बद्रीनाथ धाम में भी एक पेट्रोल पंप है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है वहाँ पर पेट्रोल मिले या फिर ना मिले। अभी जोशीमठ से विष्णुप्रयाग तक सीधा ढलान है जो कि 12 से 13 किलोमीटर पड़ता है और ये रास्ता भी सिंगल है और एकदम से शार्प ढलान है। तो यहाँ पर भी जाम की समस्या होती है और कभी कभी नीचे से ऊपर आती हुई गाड़ियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अभी मैं बिल्कुल नीचे आ गया हूँ। यहाँ से लेकर बद्रीनाथ धाम तक जो रोड कंडीशन है वो 100% ओके है। आपको ऐसा रोड मिलेगा, देखिए ऐसा रोड आपकी स्पीड कम से कम 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे मेंटेन कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये है विष्णुप्रयाग, यहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा संगम करती हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम का जो रास्ता है बेहद खूबसूरत है, प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ है और आपका जो सफ़र है वो अलकनंदा नदी के किनारे किनारे होने वाला है। देखिए जो पत्थर हैं अभी गिरे हैं और पहाड़ों का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कितना अच्छा रोड है और ये पत्थरों ने पूरा मामला गड़बड़ कर दिया है। तो दोस्तों अभी मैं गोविंद घाट पहुंचने वाला हूं। गोविंद घाट वही स्थान है जहां से हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा शुरू होती है। यहाँ पर रुकने खाने पीने की पूरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है। मैक्सिमम हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्री ही यहाँ पर स्टे बनाते हैं। गोविंद घाट से 2 किलोमीटर आगे ही है पांडुकेश्वर। ये वो स्थान है जहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन चेक होंगे। यहाँ से आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। बाकी पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में ही बद्री विशाल की शीतकालीन पूजा होती है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की चहल पहल 12 के 12 महीने बनी रहती है। यहाँ पर भी रुकने खाने की अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है। जेपी हाइड्रो प्रोजेक्ट से पहले देखिए एक ये स्लाइडिंग जोन है जहाँ पर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर आराम से गाड़ियाँ मूवमेंट कर रही हैं। हालांकि यहाँ पर एक ब्रिज बनाया जा रहा है, जब पुल बन जाएगा तब ये समस्या ख़त्म हो जाएगी।
देखिए यहाँ से हल्की सी सड़क टूटी है, लेकिन यहाँ से बद्रीनाथ धाम की दूरी है 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर तक का जो रास्ता है एकदम से अच्छा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम का जो रास्ता है 1 से 1.5 घंटे का है मात्र। तो दोस्तों अभी मैं हनुमान चट्टी पहुंच गया हूं। यहां पर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ही श्रद्धालु बद्रीनाथ की यात्रा पर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने जो यात्रा की थी वो 11 अप्रैल के आसपास की थी। तो देखिए यहाँ से आगे बैरिकेटिंग लगी हुई है, रास्ते बंद हैं, तो हमें परमिशन नहीं मिली, तो हमारी यात्रा यहीं तक रहने वाली है। लेकिन बद्रीनाथ धाम की मैंने जो यात्रा नवंबर में भी की थी, तो मैं आपको आगे की जो रोड कंडीशन है वो दिखा देता हूँ। बहुत अच्छी रोड कंडीशन है, लाजवाब रोड कंडीशन है। देखिए ऐसी रोड कंडीशन है। तो दोस्तों ये हैं रोड कंडीशन बद्रीनाथ धाम तक की। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको कोई प्रश्न है कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसी दृश्य ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।